हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से संबंधित टॉपिक है। और आज मैं आपको गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती आर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में तो दोस्तों ये तीन महत्वपूर्ण आर्ट जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ, गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती आर्ट, ये तीनों आर्ट मॉडर्न पीरियड के डिक्लाइन होने के बाद में, उनके पतन होने के बाद में, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्न पीरियड 185 बीसी में समाप्त हो गया और जो उसके बाद में सुंग डायनेस्टी की स्थापना नॉर्दर्न इंडिया में हुई थी। और इसके बाद में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में लगातार घुसते गए, जिसमें कि सबसे पहले इंडो ग्रीक, जिनका कि साम्राज्य बैक्टीरिया में था। बैक्टीरिया मतलब आज की तारीख में उत्तरी अफगानिस्तान का एरिया और सेंट्रल एशिया का हिस्सा, और जिसका कि और जो चीन के बाउंड्री से सटा हुआ एरिया है। तो इसके पहले दोस्तों आप जानते होंगे कि 516 बीसी में डेरियस फर्स्ट ने पंजाब के कुछ हिस्सों को, सिंध को, बलूचिस्तान के इलाकों को कब्जा कर लिया था 516 बीसी में अकेमेनिड एम्पायर ने। और इसके बाद में काफी दिनों तक उनका शासन वहां पर रहा। उसके बाद में आपको मालूम है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 300 ईसा पूर्व 326 बीसी में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, पोरस को हराया था और वो ब्यास नदी तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां से वो रिट्रीट किया। तो इस तरह से कुछ ग्रीक सेटलमेंट इस इलाके में पहले ही से मौजूद था। आवाज आ रही है आप लोगों को? दीपिका, काजल, आवाज आ रही है? ठीक है। तो मॉडर्न डायनेस्टी के पतन होने के बाद में हमारे देश में बहुत सारे बाहरी आक्रमणकारी बारी बारी से आए, जिसमें कि इंडो ग्रीक, जिनका कि साम्राज्य बैक्टीरिया में था, जिसको कि आज की तारीख में सेंट्रल एशिया कहते हैं, नॉर्थ ऑफ द अफगानिस्तान। उसके बाद में स्काइथियंस, जिसको कि बाद में सकाज बोला जाता है, जिनका कि साम्राज्य वेस्टर्न इंडिया के गुजरात के हिस्से तक पहुंच गया था। पार्थियंस ने भी, जो ईरान के रहने वाले थे, उनने भी आक्रमण किया। और अंत में कुषाण, जो यूची ट्राइब के एक शाखा था, जो चाइना के बॉर्डर पर रहते थे, एक नोमैडिक ट्राइब था, उनका इन्होंने अपने देश पर, हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और जिसके फलस्वरूप उनका साम्राज्य, खास करके कनिष्क के समय में, उनका साम्राज्य मथुरा और उसके आगे तक मिडिल गंगेटिक वैली तक पहुंच गया था। और इसीलिए उनका कनिष्क का जो राजधानी है, वो पहला राजधानी पेशावर, जिसको पहले पुरुषपुरा बोलते थे, और दूसरा जो राजधानी था वो मथुरा था। तो दोस्तों इस परिप्रेक्ष्य में जो मैंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताया, वो जरूरी था इस आर्ट फॉर्म को समझने के लिए। और आप एक चीज और भी आपको मालूम होगा कि इंडो ग्रीक में जो सबसे जो प्रतापी राजा था, उसको बोलते थे मिनांडर। और मिनांडर, मिलिंद पन्हो एक किताब है, जिसमें कि नागार्जुन और मिनांडर के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, और उसका वर्णन उस किताब में मिलिंद पन्हो में है। और बाद में मिनांडर ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इंडो ग्रीक्स के जो बहुत सारे लोग थे, वो बुद्धिज्म को अपना लिया। जैसा कि आप जानते हैं
कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 9वीं 10वीं शताब्दी एडी, मतलब लगभग 1500 वर्षों तक बुद्धिज्म हमारे देश में एक सबसे महत्वपूर्ण धर्म था, जो कि आज विलुप्त हो गया है। लेकिन बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया में, सीलोन में, साउथ ईस्ट एशिया में, मैंने दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें कि थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, वियतनाम के इलाके आते हैं, फिलीपींस, तो ये एक सबसे, और चाइना, जापान, कोरिया, इन सबसे महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। लेकिन हिंदुस्तान में धीरे धीरे 6ठी शताब्दी के बाद से हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म का पतन होता गया और आज की तारीख में हिंदुस्तान से पूरी तरह से लुप्तप्राय हो गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का जो 4th काउंसिल हुआ था, मतलब चौथा जो बैठक हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, वो कनिष्क के समय में हुआ था। और ये चौथा सम्मेलन पेशावर में हुआ था, कनिष्क की राजधानी पेशावर में हुआ था। और यहाँ पर बुद्धिज्म में, मतलब बौद्ध धर्म में 2 फाड़ हो गए थे, एक महायान और दूसरा हीनयान। हीनयान का मतलब ये था कि जो उस समय तक महात्मा बुद्ध को उनके जो चिन्ह होते थे, पादुका होता था, या जो उनके रिमेन्स होते थे, उसी की पूजा होती थी, लोग उसको वर्शिप करते थे। लेकिन महायान में अब महात्मा बुद्ध को उनके ह्यूमन फॉर्म में उसको रिप्रेजेंटेशन किया जाने लगा, उनको प्रदर्शित किया जाने लगा। तो महायान जो सेक्ट है बुद्धिज्म में, इसका चरमोत्कर्ष हुआ कनिष्क के पीरियड में। और इसी कारण से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो हम अभी बताने जा रहे हैं, उसकी सबसे ज़्यादा जो इवोल्यूशन, जो विकास हुआ, वो कनिष्क के पीरियड में हुआ। तो अगर हीनयान ज़्यादा प्रभावी होता तो फिर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास नहीं हो पाता। तो अब प्रश्न है कि गांधार कहाँ पर है। तो जैसे कि मैंने आपको नक्शा में आपको बताना चाहते हैं कि गांधार जो है वो, अगर आप नक्शा देख रहे होंगे तो वो है इस एरिया को, इस एरिया को हम, जिसके कि पेशावर यहाँ है, ये वाला जो एरिया है, जो सिंधु नदी के किनारे के आसपास का एरिया, और वो काबुल तक चला जाता है। और उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो सुलेमान रेंज से घिरा हुआ है, और जो इसका उत्तरी हिस्सा है वो हिमालय से घिरा हुआ है। तो ये जो हिस्सा, जो पेशावर और तक्षशिला, यहीं बगल में तक्षशिला भी है, तो ये पूरा इलाका जो है, यहीं पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट प्लेस था, जहाँ से विभिन्न आक्रमणकारी यहाँ पर आते गए और इन्होंने अपना छाप छोड़ा। और जैसा कि मैंने बताया, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो डेरियस फर्स्ट से हुई थी, जो एकेमेनिड एम्पायर का सम्राट था, जो ईरान में ये एम्पायर डेवलप हुआ था। और ये पूरे इलाके पर उनका साम्राज्य हो गया था, जो करीब 200 वर्षों तक चला था। और इसके बाद में जब अलेक्जेंडर ग्रेट आया तो इस इलाकों को भी उन्होंने पुनः कब्जा किया और वो ब्यास नदी तक पहुँचे, लेकिन वहाँ से रिट्रीट कर गए। इसके बाद में जब मॉर्जन लोगों का शासन हुआ तो ये पूरा एरिया अप टू दक्षिण अफगानिस्तान तक उनका एरिया रहा था। तो ये पेशावर और जो गांधार का इलाका है, वो पूरा इलाका जो है वो मौर्यन साम्राज्य का हिस्सा रहा। और जैसा कि आपको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि ये गांधार जो है, वो जो 16 जनपद के बारे में मैंने बताया था, उसमें गांधार भी एक महत्वपूर्ण जनपद था, क्योंकि यहाँ का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल या उर्वरा भूमि है, जिसके कारण से यहाँ पर गांधार में भी 16 महाजनपद में से एक जनपद था। और इसी के ठीक उत्तर पश्चिम में एक और था जनपद, जिसका नाम था कंबोज, जिसको कि काबुल और उसके आसपास के इलाके को कंबोज बोलते थे। तो ये इलाका जो है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल था।
और जैसा कि मैंने अभी बताया कि डेरियस ने जब इस इलाके को कब्जा किया था तो वो 20वां राज्य था उसका, और उस समय के जो अकाउंट्स बताते हैं कि पूरे उसके रेवेन्यू का 1/3 भाग केवल इस इलाके से उसको प्राप्त होता था। तो खैर, तो अब हम चलते हैं कि ये जो इलाका था गांधार का, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सिविलाइजेशन कल्चर का मेल मिलाप लगातार होता रहा, और जिसके कारण से गांधार आर्ट की उत्पत्ति हुई। अब इसका जो मेन सेंटर था वो क्या था दोस्तों? गांधार, पेशावर, तक्षशिला, ये एरिया जो है, और अपर रीचेज ऑफ इंडस रिवर, ये पूरा एरिया जो है गांधार का इलाका है। आपको मालूम होगा कि महाभारत के समय में जो गांधार एक इम्पॉर्टेंट राज्य था, और जो गांधारी जो कौरवों की जो माने दुर्योधन की जो माँ थी वहीं की रहने वाली थी, और शकुनी भी वहीं का रहने वाला था जो उसका मामा था। तो गांधार एक इम्पॉर्टेंट राज्य था और बहुत ही कल्चरली बहुत ही डेवलप्ड एरिया था। ये गांधार आर्ट की विशेषता क्या होती है? इसको ग्रेको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुद्धा का जो महात्मा बुद्ध को या बुद्धिस्ट स्तव, इसका जो इनका जो विषय वस्तु है उसको ग्रीको मतलब यूनानी स्टाइल में टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक का जो यूनानी जो मूर्ति कला है, उसका उपयोग, वहाँ की जो जो टेक्निक है उसका उपयोग बुद्ध और बोधिसत्व इनकी मूर्ति बनाने के लिए उपयोग किया गया है। जैसे कि शरीर के विभिन्न अंगों का जो एनाटॉमिकल डिटेल्स है उसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो इस तरह से इस आर्ट में ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। ग्रे सैंड स्टोन का, ग्रे मतलब धूसर, आप लोग जानते ही होंगे। तो ग्रे सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि मथुरा आर्ट में रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में हम भी बताएंगे। और अमरावती में व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो इस गांधार आर्ट में ग्रे सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। और जो ड्रेपरी, जो महात्मा बुद्ध को जो वस्त्र पहनाए गए हैं उसको बहुत ही डिटेल में उसको चिन्हित किया गया है, माने विथ प्रिसीशन। जैसे कि धोती का जो फोल्डिंग है वो उसको साफ दर्शाया गया है। जो उन्होंने कपड़े पहने हुए उसको पूरी तरह से उसको उभारने का काम आर्टिस्टों ने किया है। और उनके साज सज्जा ऑर्नामेंटेशन करने का भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध को किसी ने पूछा कि क्या आपकी मूर्ति बनाई जाए, तो उन्होंने कहा, साफ मना कर दिया था कि नहीं, हमारी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन जब दूसरे प्रश्नकर्ता ने यह पूछा क्या बोधिसत्व की मूर्ति बनाई जा सकती है, तो बोला हाँ बनाई जा सकती है। बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे ज्ञानी, ऐसे महात्मा जो पूर्णतः बुद्धाहुड, या बोलेंगे कि बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपने में आत्मसात कर लिया है और इनलाइटमेंट प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे लोगों को बोधिसत्व के बारे में नहीं मालूम होगा, और इसी को अरिहंत भी बोला जाता है, और प्राकृत में सो अरहंत बोलते हैं। खैर, तो इसमें, इस मूर्ति कला में साज सज्जा, श्रृंगार पर, ऑर्नामेंटेशन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और एक धर्मराजिक स्तूपा है तक्षशिला में, इसका एक्सकैवेशन किया गया, इसकी खुदाई की गई है, और ये बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में, बहुत भग्नावशेष अवस्था में था। जैसा कि आप जानते हैं
कि ये कला जो विकसित हुआ वो दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और गुप्ता पीरियड तक, खास करके 550 एडी तक गांधार आर्ट पल्लवित और पुष्पित रहा। बाद में जब हुनों का आक्रमण किया तो उन्होंने सैकड़ों स्तूपों को, मूर्तियों को विखंडित कर दिया और इस कारण से गांधार आर्ट की धीरे धीरे पतन होता गया, जो बाद में विलुप्त हो गया। तो जो धर्मराजिक जो स्तूपा है तक्षशिला में, इसकी खुदाई हुई और इसमें और इसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो जगह है वह है हड्डा। ये सारे जगह पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो इन इलाकों से हमें गांधार आर्ट के बारे में, वहाँ की मूर्ति कला के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। आपको याद केवल रखना है धर्मराजिक स्तूप। और दोस्तों, जैसा कि अभी तालिबान ने जो स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, जो रॉक कट स्टैच्यू है बमियान में, जो अफगानिस्तान में पड़ता है, उसको तोड़ने का प्रयास किया था उनने, तो बहुत लाइमलाइट में आया था। ये जो रॉक कट जो टॉलेस्ट बुद्धा है की जो मूर्ति है वो उसी इलाके में है। और एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है, और वो है कि मूर्ति कला मतलब मूर्ति बनाने में स्टको का मतलब क्या होता है? लाइम प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। और लाइम प्लास्टर मतलब चूना प्लास्टर का इस्तेमाल, जिसको कि अंग्रेजी में स्टको बोलते हैं, STUCCO, इसका इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि उस मूर्ति को अच्छे से तराशी जाए, उसको इम्बेलिश किया जाए, उसमें चिकनाई प्रदान किया जाए। इसके लिए स्टको का मतलब लाइम प्लास्टर का उपयोग मूर्तिकारों ने, आर्टिजन ने उस जमाने में किया था। और इससे गांधार आर्ट के तहत में जो स्कल्पचर बनाए गए, जो मूर्ति बनाई जाती थी, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पैदा होता था। अब जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो महात्मा बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में गांधार के शिल्पकारों ने दर्शाया है। वो मुद्राएं क्या क्या हैं कि अभय मुद्रा, डोंट फियर। दूसरा ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा जैसे कि महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं और उनके हथेली जो है वो सामने की ओर, अपवार्ड सामने की ओर हैं, और उसके बाद में ध्यान कर रहे हैं, आंखें अधखुली है और ध्यान के मुद्रा में है। और तीसरा धर्मचक्र। धर्मचक्र में ये व्याख्या की गई है कि किस तरह से महात्मा बुद्ध ने जो पहली बार जो उन्होंने डियर पार्क सारनाथ में जो उपदेश दिया था, उसका चित्रण करता हुआ ये मूर्तियां बताती है। तो इसको बोलते हैं धर्मचक्र मुद्रा। और चौथा भूमिस्पार। भूमिस्पार में महात्मा बुद्ध जमीन को टच करते हैं, छूते हुए नजर आते हैं, और वो बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान प्राप्त, इनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। इसके बारे में ये मूर्तियां बताती है। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं गांधार आर्ट के, उसमें आप देखेंगे कि जो बहुत सारे जो ग्रीक गॉड हैं, जैसे कि हेराक्लीस, जिसको हरकुलिस बोलते हैं, तो उन्हें महात्मा बुद्ध को प्रोटेक्शन में दिखाया गया है। बहुत सारे जो ग्रीक गॉड हैं वो महात्मा बुद्ध को सुरक्षा प्रदान करते हुए या गॉडेसेस सुरक्षा प्रदान करते हुए दिखाए गए हैं। तो जिस तरह से ग्रीक गॉड का चेहरा बनाया जाता था, कर्ली हेयर वगैरह, तो उसी तरह से बुद्ध को या बौद्धिस्तव को भी उसी तरह से दर्शाया गया। मैंने कहने का अर्थ यह है कि जो सारे टेक्निक, जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थे, वो ग्रीक टेक्निक थे, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर था वो महात्मा बुद्ध और उनके जीवन या बौद्धिस्तव या जातक कथाओं पर आधारित था। तो इस तरह से दोनों कल्चर का मेल मिलाप होने से गांधार आर्ट की उत्पत्ति हुई।
इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आपको टिप के बारे में पूछा जाएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा और एक स्टूडेंट का ये विशेष रूप से आग्रह था, तो मैंने इस पर व्याख्यान देना उचित समझा। अब हम चलते हैं मथुरा आर्ट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा आर्ट को कुषाण आर्ट भी कहते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि कनिष्क का जो दूसरा राजधानी था वो मथुरा में था। पहली राजधानी कहाँ था? पेशावर में, जिसको पुराने जमाने में पुरुषपुरा कहते थे। और ये पेशावर और तक्षशिला कोई ज्यादा दूर नहीं था। तो इसमें इसको कुषाण आर्ट कहते हैं, और ये इंडिजिनस स्टाइल का आर्ट है, जिसमें कि ये भारतीय हिंदुस्तानी कला है, जिसमें कि बाहरी तत्वों का कोई ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं है। और इस मथुरा आर्ट के तहत में जो मूर्ति या स्कल्पचर जो बनाए गए हैं वो उसमें रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। ये याद रखने वाली बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि मथुरा आर्ट में रेड सैंडस्टोन, और गांधार आर्ट में ग्रे सैंडस्टोन, और अमरावती में बाद में बताएंगे उसमें व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। ये इसको ध्यान रखिए। तो इसमें मथुरा आर्ट में हम देखते हैं, मथुरा आर्ट में अब ये मथुरा कहाँ है? अगर नक्शा पर आप देखेंगे तो आपको सबको मालूम होना चाहिए, कृष्ण की नगरी है मथुरा। ये जो एरिया है मथुरा, आप जानते ही हैं, वृंदावन मथुरा ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट रहा है पुराने जमाने में, खास करके कनिष्क के समय में, और ये राजधानी रही है। और इसी तरह से दोस्तों, जो अभी हम अमरावती के बारे में बताएंगे, ये कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित है, और वहाँ पर वहीं बगल में अमरावती, जो कि आजकल आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने जा रही है, और नागार्जुनी कोंडा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट सेंटर था। इसके बारे में अभी बताएंगे आपको। तो ये एरिया जो है, यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी के लोअर बेसिन में ये अमरावती स्थित है। खैर, उसके बारे में अभी बताएंगे। तो दोस्तों, मथुरा आर्ट में सबसे पहले हमने क्या देखा कि बुद्ध और बोधिसत्व को ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया, मनुष्य के रूप में दर्शाया गया। और केवल बुद्ध को ही नहीं, बल्कि जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, जो जैन धर्म के जो देवी देवता हैं, उनका भी चित्रण जो है वो मथुरा स्कल्पचर में दर्शाया गया है। इसके अलावा जो दो फॉर्म में बुद्धा को, महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है, वो बैठने के पोस्चर में और स्टैंडिंग पोजीशन में, तो दो पोजीशन हैं। और इसके अलावा जो राजा हैं या नोबल्स हैं, जो उनके जो राज दरबारी हैं, जिसको नोबल्स बोलते हैं, उनका भी चित्रण जो है वो मथुरा आर्ट के तहत में मूर्ति कला में समावेश किया गया। एक और स्पेसिफिक फीचर था जो हिंदू देवी देवताओं को, जैसे कि आप अभी देखते हैं दुर्गा पूजा होता है तो माँ दुर्गा की 4 हाथ दिखाई जाती हैं, रावण के 10 सर दिखाए जाते हैं। तो ये जो चित्रण जो शुरू हुआ वो मथुरा आर्ट के समय से हुआ, और इसका भी जो डेवलपमेंट का फेज है दोस्तों, वो ईसा पूर्व 100 वर्ष पहले से, और उसके बाद 100-150 वर्ष पहले से, ईसा पूर्व 100-150 वर्ष पहले से इसका विकास शुरू हुआ, और जो गुप्ता पीरियड तक चला। तो जो हम देवी देवताओं में जो देखते हैं कि जैसे माँ दुर्गा को 4 हाथ दिखाए गए हैं, या रावण को 10 सर दिखाए गए हैं, और उनमें विभिन्न शस्त्रों का उपयोग करता हुआ दिखाया जाता है। ये सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं वो मथुरा आर्ट के आर्टिजन के द्वारा, उनके शिल्पकारों के द्वारा उस समय में इसका विकास हुआ, जो आज तक चल रहा है। तो इस तरह से जो ये जो आर्ट है, मथुरा आर्ट है, वो पूरी तरह से इंडिजिनस या मतलब भारतीय कला है। और यहाँ पर जो मूर्ति कला का जो विकास हुआ, जो स्कल्पचर का विकास हुआ, वो पूरी तरह से
हमारे अपने कल्चर से ही उत्पन्न हुआ उसका। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कनिष्क का जो हेडलेस स्टैचू जो है, जिसमें कि उन्हें लंबा कोट पहने हुए दिखाया गया है, आर्मर लगाते हुए दिखाया गया है, वो सारे स्पेसिफिक फीचर ये मथुरा आर्ट बताते हैं। तो शुरू में तो इस आर्ट पर भरहूत और सांची के आर्ट का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे ये एक इवॉल्व हो गया और इसने अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी माने एक अलग पहचान स्थापित किया और जो पूरे उत्तर भारत में मथुरा आर्ट फैल गया। अब जैसे कि आप देखेंगे कि मथुरा स्कल्पचर में या मूर्ति कला में जो महात्मा बुद्ध का जो मूर्ति दिखाया गया है, उसमें कान लंबे लंबे, जो आपने म्यूजियम में देखा होगा, कान के लोब्स जो लंबे लंबे, ओठ जो है वो मोटे, और इसके अलावा आंख बहुत ज़्यादा खुली हुई, और इसके अलावा जो नाक है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट। लेकिन अगर आप गांधार आर्ट में देखेंगे तो वहाँ पर नाक जो है वो शार्प है, क्योंकि वहाँ पर ग्रीक जो स्कल्पचर है वो उससे प्रभावित है। खैर, तो इसके बाद में जो मथुरा आर्ट में भी विभिन्न प्रकार के जो बुद्धा के, महात्मा बुद्ध के, बोधिसत्व के जो विभिन्न जो मुद्राएं हैं उसको भी दर्शाया गया है, और खास करके जो पद्मासन का जो उनका जो पोस्चर है उसको बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। इसके अलावा अभय मुद्रा में भी दिखाया गया है, और उनमें एक जो मूर्ति जो बनाई गई उसमें एक रोबस्टनेस, एक मैस्कुलिनिटी, एक पुरुषत्व का भाव दिखता है। तो इसके अतिरिक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि मथुरा आर्ट में जिस तरह से गांधार आर्ट केवल महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व को डिपिक्ट करता था, चित्रण करता था, उसका व्याख्या प्रस्तुत करता था, लेकिन जो मथुरा आर्ट है उसमें महात्मा बुद्ध, बोधिसत्व, हिंदू धर्म के जो वैष्णव और शिव संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के जो डिटीज माने देवी देवता हैं, उनका भी बहुत शानदार ढंग से स्कल्पचर का या मूर्ति बनाने का कला विकसित हुआ। तो और जैन धर्म के भी जो उनके जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, उनका भी चित्रण, उनका भी मूर्ति इस कला के माध्यम से बहुत तेजी से विकसित हुआ है। तो इस तरह से मथुरा आर्ट और गांधार आर्ट के बारे में हमने बताया। अब हम अमरावती आर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में ये इलाका पड़ता है, और इसकी भी जो उत्पत्ति जो हुई है वो ईसा पूर्व 100 BC से लेकर के और 200 AD के बीच में हुई थी, और जो बहुत दिनों तक ये खास करके जो पल्लव आर्ट है, जो चोला आर्ट है, बाद के दिनों में उसको जबरदस्त रूप से प्रभावित किया। तो ये जो अमरावती आर्ट का विशेष रूप से जो डेवलपमेंट हुआ वो सातवाहनों ने, जैसे कि आप जानते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी उनका सबसे बड़ा किंग था, जिन्होंने सकाज को हराया था, जो वेस्टर्न इंडिया में शासन करते थे, और जिन्होंने आंध्र प्रदेश पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। तो इन इलाकों पर उनका प्रभुत्व था, और वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में इनका बेस था, जो अमरावती आर्ट में खास करके अमरावती, नागार्जुन कोंडा, ये दो महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट सेंटर थे। तो बाद में ये बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में हो गया और भग्नावशेष हो गया। हुएनसांग भी वहाँ गया था, लेकिन 640 AD में, और उसने बताया कि उस पीरियड में धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। तो ये सतवाहन, और बाद में सतवाहन राज्य के अवसान होने के बाद में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने, और बाद में उनके वंश के पतन होने के बाद में वहाँ के व्यापारी, वहाँ के व्यापारी गिल्ड, जिसको श्रेणी बोलते हैं, इन लोगों ने
अमरावती आर्ट को पल्लवित पुष्पित किया। तो दोस्तों, इस आर्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मटेरियल का इस्तेमाल क्या होता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, जो संगमरमर का संगमर वो भी उजला, तो व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल इस आर्ट में या स्कल्पचर या मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था। और इसमें लॉन्ग लेग्स और स्लेंडर फ्रेम्स, माने जिस तरह से हमने मथुरा आर्ट के बारे में बताया था कि मैस्कुलिन बॉडी दर्शाया गया है, लेकिन यहां पर लंबे लेग्स मतलब पैर और स्लेंडर मतलब पतला फ्रेम्स, बॉडी का फ्रेम पतला स्लेंडर, तो वो दिखाया गया है। और इस आर्ट में, इस मूर्ति कला में विशेष रूप से ह्यूमन बीइंग माने मनुष्य का चित्रण सबसे ज्यादा किया गया। तो सेंट्रल थीम जो था वो मनुष्य और उसकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में दर्शाया गया। और इसमें जो राजा और राजकुमार और जो उनके बड़े बड़े जो पैलेसेस होते थे, तो उसका चित्रण भी इस आर्ट के माध्यम से दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त जो महात्मा बुद्ध के जीवन और जातक से संबंधित जो जानकारी है उसका भी चित्रण जो है वो अमरावती आर्ट में किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेकुलर और रिलीजियस दोनों प्रकार के सब्जेक्ट मैटर को अमरावती आर्ट में इसको विशेष रूप से स्थान दिया गया है। और एक चीज और भी है कि शरीर को, जो मनुष्य का जो शरीर है, उनके जो सौंदर्य है उसको उभारने का प्रयास इस आर्ट के माध्यम से उनके मूर्तियों में किया गया है। और इसके अलावा इस अमरावती आर्ट ने श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और बाद में दक्षिण भारत के मूर्ति कला को भी बहुत हद तक प्रभावित किया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के उत्पत्ति के बाद में जो शुरू का जो एरिया था, जो उनका प्रभाव क्षेत्र था, वो आपको मालूम होगा कि बिहार और पूर्वी यूपी का इलाका था। लेकिन बाद के वर्षों में बौद्ध धर्म का फैलाव होता गया और आप देखेंगे कि एक थेरावत संप्रदाय के लोग, जो बौद्ध धर्म के जो ही एक अलग सेक्ट था, संप्रदाय था, वो श्रीलंका में वहाँ तक वो पहुँचे, वहाँ प्रचार प्रसार किया। और ये जो श्रीलंका जो गए माने यूपी बिहार से, तो उनका जो रास्ता था वो यही इलाका था। इसीलिए अमरावती और नागार्जुन कोंडा आप जो देखते हैं, जो हम अभी बता रहे हैं, वो इसी कारण से बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के प्रभाव में क्षेत्र था। बाद के वर्षों में आपको मालूम होना चाहिए कि महायान शाखा, जो मैंने आपको बताया अभी, कनिष्क ने जो उसके पीरियड में जो बौद्ध धर्म में दो फाड़ हो गए थे, दो अलग अलग हो गए थे सेक्ट, तो महायान ने जब सेंट्रल एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में जब प्रसार किया, चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में, इन इलाकों में बौद्ध धर्म और उसके खास करके महायान संप्रदाय के लोग पूरी तरह से छा गए थे। तो इस कारण से, और बाद के वर्षों में वज्रयान, जो उसका एक अलग संप्रदाय था, वो तिब्बत में बहुत जोर शोर से फैला और अभी भी उस सेक्ट के लोग तिब्बत में रह रहे हैं और कुछ लोग निष्कासित जीवन धर्मशाला में दलाई लामा के नेतृत्व में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस आर्ट की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वो है नैरेटिव। किसी भी कहानी को, किसी भी घटना को विस्तृत रूप से चित्र के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से उसको मोटिव मतलब भित्ति कला, तो जब दीवारों पर जो चित्रण करते हैं उसको मोटिव कहते हैं। तो उसके माध्यम से उकेरना, ये इस कला की, अमरावती कला की सबसे बड़ी खासियत थी। तो हर घटना को
एक विशेष रूप से चित्रण करना, उसको माइन्यूटली बताना, ये इसका स्पेशल फीचर था। और जैसे कि महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार से हाथी को उसको बस में किया, जो उनके बहुत सारे जो कहानियां हैं उसको डिपिक्ट करने, उसके वर्णन को बहुत ही सजीव ढंग से व्याख्या प्रस्तुत किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट जो अमरावती मूर्तिकला का जो विशेषता था वो था इसका मूवमेंट। ये कला मूवमेंट और एनर्जी माने ऊर्जा, ये दो इसके विशेष स्पेशल फीचर थे। दोस्तों ये चीज याद रखना है, इसमें आपको कहीं भी स्टिलनेस नहीं दिखेगा, कहीं भी एस्थेटिक नहीं दिखेगा, अस्थायित्व का अभाव है, ये चलायमान है, मूवमेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी, माने ऊर्जा से ओतप्रोत। ये और जो मनुष्य हो या एनिमल हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हो, उसका सजीव चित्रण करने का प्रयास इस अमरावती आर्ट के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि बोथ सेकुलर एंड रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर वेयर द थीम्स ऑफ अमरावती आर्ट। मैंने कहने का आशय यह है कि इसमें रिलीजन, खास करके बौद्ध धर्म से संबंधित सब्जेक्ट मैटर, और इसके अलावा सेकुलर मैटर मतलब राजा रजवाड़े, उनके राजकुमार, उनके बड़े बड़े पैलेसियल बिल्डिंग और उनके मूर्ति की स्थापना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ये सेकुलर और रिलीजियस दोनों सब्जेक्ट मैटर इसके थीम हुआ करते थे। और बाद में अमरावती आर्ट ने बाद के वर्षों में पल्लव आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत जबरदस्त ढंग से इसको प्रभावित किया। और ये कैसे प्रभावित किया, इसके क्या क्या फैक्टर थे, वो हम जब पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर और चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताएंगे तो उस समय हम बताएंगे कि अमरावती आर्ट का कहाँ कहाँ उनके आर्किटेक्चर में, उनके स्थापत्य कला में, उनके मूर्ति कला में, उनके चित्रकारी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो भी हम आपको व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि धीरे धीरे ये तीनों आर्ट हिंदुस्तान से खत्म होते गए, खास करके गांधार और अमरावती आर्ट, और उनका इम्पैक्ट हालांकि हिंदुस्तान के बाद के स्थापत्य कला और मूर्ति कला पर जरूर रहा, लेकिन जिस तरह से वो चरम पर पहुंचे थे, जिस तरह से उनका विकास हो रहा था, वो बाद में उसमें पतन होता गया। और खास करके गांधार आर्ट जो है, गांधार कला का जो अवसान हुआ, वो हुनों ने बुरी तरह से इसको प्रभावित किया और इसके कारण से ये आर्ट का 550 AD के बाद में पूरी तरह से समाप्त हो गया। मथुरा आर्ट का अभी भी हमारे जीवन में प्रभाव है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी जो बहुत सारे देवी देवताओं के जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के उनके अंग को दर्शाए जाते हैं, और 4-4 हाथ देवी दुर्गा के दिखाए जाते हैं, रावण के 10 सर दिखाए जाते हैं। तो ये सारे आर्टों का, ये सारी जो स्पेशल फीचर है वो मथुरा आर्ट से ही वहीं से इवॉल्व हुआ है। तो बाद के वर्षों में, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि गुप्ता पीरियड के समाप्ति के बाद में और यहाँ पर हुनों का जबरदस्त आक्रमण होने के कारण से और देश विभिन्न प्रकार के राज्यों में बढ़ जाने के कारण से जिस प्रकार से इन तीनों आर्ट का डेवलपमेंट और विकास या प्रोग्रेस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और जैसा कि आपको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में, क्योंकि और
बौद्ध धर्म के पतन के बारे में भी हम बताएंगे। और इसके अलावा जो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा, जो जब उसका टर्न आएगा कि पल्लव और चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्या क्या स्पेसिफिक फीचर थे और उसने किस तरह से हिंदुस्तानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रभावित किया। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे। आज अगर आपको कोई पॉइंट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।